नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आईएनडी स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। अंतिम रण है और चरण भी अंतिम है। यूपी में 7वें चरण का मतदान आज हो रहा है। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज मतदान समाप्त हो जाएगा और 2 दिन के बाद जब नतीजे आएंगे तो पांचों राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश का भी किंग कौन होगा ये सबको पता चलेगा। सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर इसलिए भी गड़ गई हैं क्योंकि सब ये जानना चाह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार यहां पर फतह हासिल करेगी या फिर एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी और जिस तरह से जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी, ये दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ, इसको लेकर भी चर्चा है कि जनता के बीच में क्या ये गठबंधन की सरकार बनेगी या बीजेपी ने जिस तरह से डबल इंजन की सरकार बताने की कोशिश की तो क्या डबल इंजन की सरकार बनेगी। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। और आज का रण इसलिए भी बहुत स्पेशल हो जाता है क्योंकि जब 3 तारीख को चुनाव हो रहा था तब योगी के गढ़ में मतदान हो रहे थे और आज यानी कि 7 तारीख, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ यानी कि वाराणसी में चुनाव हो रहे हैं। और चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि तमाम सियासी गढ़ जिसको बताते हैं, हर पार्टी दावा बहुत करती है, लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रहलाद कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ जयराम शुक्ल जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभय नारायण राय जी जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस छत्तीसगढ़ के। कौशल स्वर्णबेर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आईएनडी 24 में। चर्चा की शुरुआत आदरणीय अभय नारायण राय जी आपसे। भूपेश बघेल जी ने काफी प्रचार तो किया सर, और आखिरी जो रण था उससे पहले भी भूपेश बघेल जी गए। भूपेश बघेल जी ये बात बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी का वहां पर कुछ नहीं होने वाला। और लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है ना सर, आप काफी सीनियर लीडर हैं और आप भी इस चीज को बहुत गंभीरता से देख रहे होंगे, तो फिलहाल कांग्रेस कहां पर इस निर्णायक लड़ाई में दिखाई देती है? देखिए, कांग्रेस का जहां तक उत्तर प्रदेश में सवाल है जी, कांग्रेस ने अपनी लड़ाई लड़ी है भारतीय जनता पार्टी कुशासन के खिलाफ जी। कांग्रेस ने अपनी लड़ाई लड़ी है योगी सरकार की विफलताओं के खिलाफ जी। कांग्रेस ने अपनी लड़ाई लड़ी है केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। हाँ। जो बेरोजगार को ठगा गया, किसानों के साथ धोखा दिया गया। हाँ। और केवल धर्म और जाति की राजनीति करने वाले लोग उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे थे। अच्छा। तो कांग्रेस धर्म और जातियों की की राजनीति करने वालों के खिलाफ खड़ी हुई, चुनाव लड़ी। एक परिणाम तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन रही है। हाँ। और दूसरा परिणाम स्पष्ट है कि कांग्रेस के बिना विपक्ष की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस सरकार में भागीदार होगी और सरकार बनाने में सहयोग कांग्रेस का रहेगा और कांग्रेस वहां फैक्टर सिद्ध होगी कि 10 मार्च के नतीजे सबको बताएंगे। ठीक है, विनिंग फैक्टर में कांग्रेस अहम भूमिका निभाएगी। बने रहिएगा राय साहब हमारे साथ। प्रहलाद कुशवाहा जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। प्रहलाद कुशवाहा जी, डबल इंजन की सरकार का बहुत यशोगान तो हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, अभी हमने देखा था आखिरी चरण से पहले एक मेगा शो हुआ, वाराणसी में वो पहुंचे। और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का अगर आपको रण जीतना है तो ये जो सेंटर पॉइंट है पूर्वांचल का यानी कि बनारस, इसमें फतह हासिल करना बहुत जरूरी है। बहरहाल क्या लग रहे हैं अभी तक आप लोग को समीकरण? 10 तारीख को होली मनेगी भारतीय जनता पार्टी की? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता जी और योगी जी जैसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसा नेतृत्व देश को मिल रहा है, तो इस डबल इंजन की सरकार जो वहाँ की जनता भी कहती है, हमारे नेता वर्णी वहाँ की जनता भी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार के जो गरीब जनता के लिए किए गए काम हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे वहाँ की शांति व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में किए गए योगी जी के काम हों,
जो वहाँ का एक आम नागरिक है, जो छोटा व्यवसायी है, छोटा काम काज करने वाला, नौकरी धंधा करने वाला व्यक्ति है, उन सबने तय किया है कि हमको वो गलती कभी नहीं करना कि वो फिर एक समय ऐसा जैसे सपा की सरकार और रही है और बीएसपी की सरकार रही, जो गुंडागर्दी होती थी, लोगों को जीने अपने जीवन यापन में भी समस्या होती थी, कामकाज में उनको बाधा पहुंचाई जाती थी। तो वहाँ का जो जनमानस है उसने तय कर लिया है कि योगी जी को हम पिछली बार से अधिक सीटों के साथ दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने पर समाजवादी पार्टी के नेता तो कुशवाहा जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज डाउन हो गई है। अब देखिए, वो फड़फड़ाता हुआ दीपक है जी, वो जो है ना, ये समाजवादी समाजवादी लोग हैं, ये फड़फड़ा रहे हैं कि अगर हमने इस बार अब नहीं कुछ किया तो हम कभी हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है वहाँ पे समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी तो वहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं है। और बहुजन तो देख रहे हैं आप, बहुजन समाज पार्टी ने तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ा। तो निश्चित तौर पे ये मानिए कि वहाँ की जनता जनार्दन ने भी तय कर लिया कि हम योगी जी को लेके आना है। तो बाकी सारी पार्टियों ने वैसे भी हथियार डाल दिए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि योगी जी फिर से आ रहे हैं। ठीक है, हम अब रुक करते हैं जयराम शुक्ल जी का। जयराम जी, सर आपको कितना डिफरेंट ये चुनाव लग रहा है? 2012 का भी चुनाव आपने बहुत करीब से देखा है सर, 2017 भी आपने देखा। अब सर ये जो महत्वपूर्ण चुनाव है, विश्लेषक कह रहे हैं कि थोड़ा सा बदला बदला सा नजर आ रहा है। 12-17 हालांकि हर पंचवर्षीय के बाद मुद्दे भी बदल जाते हैं और कहीं ना कहीं वो जो चुनावी जुमले होते हैं उसमें भी बातें अलग अलग हो जाती हैं। बहरहाल 22 के चुनाव को सर किस तरह से देख रहे हैं आप? थोड़ा बहुत नहीं बदला है, बहुत कुछ बदला इस चुनाव में है जी। और प्रेडिक्शन करना लोगों को बड़ा मुश्किल हो रहा है अभी। बड़ा स्पष्ट ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में दिख रहा है जी। और वोट का परसेंटेज का कम होना, कम वोटिंग होना, ये पूरे गणित को बहुत उलझा दिया है। लोग ये उम्मीद नहीं लगा रहे हैं कि कम वोटिंग से भाजपा को फायदा होगा या समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। मेरा अपना मानना है कि कम वोटिंग इसलिए हो रही है, जिसको आप एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, यानी कि लोग बीजेपी को चाहते हैं पर मोदी को नहीं चाहते। एक स्थिति ये बनती है जी। तो ऐसे लोग फिर सपा को भी वोट नहीं देते। तो इस तरीके की भी एक गणित है। एक गणित ये है कि समाजवादी पार्टी को भी विकल्प के रूप में नहीं देखते और भारतीय जनता पार्टी को 5 साल से देख ही रहे हैं जी। तो कम वोटिंग परसेंटेज से एक गणित उलझ गई है। लेकिन ये बड़ी स्पष्ट बात है कि दो ध्रुवीय मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जी। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो तो वैसे भी लाभार्थी बन चुका है पूरे देश में। वो शिफ्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की ओर। जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं, उज्ज्वला है, प्रधानमंत्री आवास है और भी जो भी योजनाएं हैं, उससे वो सम्मोहित है। तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट शिफ्ट हुआ है भाजपा की ओर से, लगभग उसी प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश में भी शिफ्ट हुआ है। अब वहाँ पे जो छोटे दल हैं, जैसे सुहेल देव पार्टी है, निषादों की एक अलग पार्टी है, अपना दल के 2 गुट हैं, इस तरीके के जो 5-5, 10-10 पार्टियों में प्रभाव रखने वाले गुट हैं, वो बड़े प्लेयर हो सकते हैं। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जैसे पिछला चुनाव का परिणाम मध्य प्रदेश का हुआ था, लगभग उसी के आसपास या वैसे ही चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश का आने वाला है। 5-10 कोई आगे पीछे हो सकता है। तो 5-10 आगे पीछे के होने के बाद क्या होता है, ये तो कर्नाटक में देखा, गुजरात में देखा, मध्य प्रदेश में देखा। तो वो अब एक दूसरे तरीके की राजनीति चुनाव परिणाम आने के बाद हमको देखने को मिलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार जो कुछ भी होगा वो वहाँ के मतदाताओं के विवेक को सुनिश्चित करेगा। यद्यपि कहने के लिए मतलब ऐसा मुझे भी लग रहा था
कि जो बनारस का कायाकल्प किया है मोदी जी ने, योगी जी ने, या जो राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ है, तो इसका प्रचार वगैरह तो बहुत हुआ है, लेकिन मतदाताओं की जुबान में ये सब चीजें चढ़ नहीं पाई। उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की है। बहुत बड़ी आबादी वाला, ये बहुत बड़ी युवाओं की आबादी वाला प्रदेश है, और किसी भी वर्ग के युवा नौकरी को लेके या जॉब को लेके बहुत ही असंतुष्ट और आक्रोशित है। ये मैं मानता हूँ कि सरकार लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन जो जॉब क्रिएशन के काम है वो भी उस दृष्टि से उत्तर प्रदेश में नहीं हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कुछ बड़े काम हुए हैं, लेकिन वो बड़े, जैसे एक्सप्रेस हाईवेज बन गए, हवाई अड्डे बनने की घोषणा हो गई, लेकिन जो बुनियादी काम गांव तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचे हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की जो विकास की धारा है वो शहरों में बही है, वो उसका बहुत ज्यादा असर गांव तक नहीं पड़ा है। मध्य प्रदेश की सड़कें यहाँ की अधोसंरचना के मुकाबले उत्तर प्रदेश ये अहम आपने बात बताई है शुक्ला जी, और वाकई में सर जो आपने पूरा डायरेक्शन बताया है, इससे ये चुनाव बहुत हद तक दर्शक के समझ में आ रहे होंगे जो अभी आपको सुन रहे थे। बने रहिएगा शुक्ला जी हमारे साथ, सभी मेहमान बने हुए हैं, अभय नारायण जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रहलाद जी बने हुए हैं, अब कौशल स्वर्णबेर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार हैं। कौशल जी बहुत स्वागत है आपका। कौशल जी, अभी हम शुक्ल जी को सुन रहे थे, शुक्ल जी ने बताया कि इस बार का मतदाता बड़ा शांत दिखा, उसने अपनी जुबान पर बहुत कुछ आने नहीं दिया। हालांकि समर्थक एक अलग होते हैं, लेकिन पार्टियों को भी पता होता है कि समर्थक के साथ साथ एक वो वोटर भी बहुत काम का होता है जो शांत होता है, जिसका पता नहीं चलता इसका किस पलड़े में योगदान जाएगा। क्या यूपी में इस बार ये चीज बहुत हाईलाइट होके दिखी है? देखिए, आज 7वें चरण का मतदान हो रहा है और 6 चरणों के जो मतदान हुए हैं जी, उसमें जो स्थिति आप देखेंगे, लगभग जो ओवरऑल जो पोलिंग है वो लगभग 61.5% तक गया है जी। तो अभी आज की जो वोटिंग है, अभी हम दोपहर तक देख रहे थे, करीब 40% तक वोटिंग गई थी। तो मुझे लगता है कि ये भी लगभग 55-60 के आसपास तक जाएगा। तो ओवरऑल जो वोटिंग का परसेंटेज देखेंगे तो 60% मुझे लगता है कि 7वें चरण के 60 से 65 तक जा सकते हैं। तो इसमें जो एक सबसे बड़ी चीज ये है कि महिलाओं की जो भूमिका है जी, इस बार आप वोटिंग में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के जितने भी चरण के मतदान हुए हैं उसमें महिलाओं की ओर से कभी कोई प्रतिक्रिया आपने बहुत ज्यादा नहीं सुनी होगी, ना देखी होगी। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो खामोश वोटर इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में है वो महिलाएं हैं। तो महिलाओं का वोट किसे पड़ा है और वो किसको पसंद कर रही हैं? पिछले 5 साल में सरकार दूसरी थी, इस बार 5 साल में सरकार दूसरी हुई है। अब आने वाले 5 साल में सरकार किसकी होगी? मुझे लगता है कि इस बार सबसे बड़ा फैक्टर है जो महिलाओं का जो वोटिंग है, ये सबसे बड़ा इस बार लगता है फैक्टर बनेगा। और ध्रुवीकरण कितना मानते हैं आप? क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, शायद ही कोई वर्ग हो जो ध्रुवीकरण पर चर्चा ना करे, और इतिहास भी इस बात को बार बार दोहराता है कि उत्तर प्रदेश में जब ध्रुवीकरण होता है तो उसका फायदा एक पार्टी को अवश्य मिलता है। 2017 की अगर हम बात करें तो यह माना गया कि बड़े स्तर पर ध्रुवीकरण हुआ और बीजेपी को बम्पर फायदा मिला। नहीं, इस बार भी निश्चित तौर पे हम भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ दिन गए थे, तो हमने जो वहाँ की परिस्थितियों से देखा तो वर्तमान में जो परिस्थिति दिख रही है उसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन है, दोनों के बीच 60-40 का टक्कर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसमें बीजेपी को निश्चित तौर पर पिछले बार फायदा हुआ था। इस बार उसकी सीटें कुछ कम हो रही हैं, दिख रही हैं, लेकिन ओवरऑल यदि आप निर्णायक वोटों को देखेंगे तो बीजेपी का पलड़ा अभी भी कुछ जगहों पे भारी नजर आ रहा है। तो पिछले बार की तुलना में भले ही सीटें उतनी ना हो, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का पलड़ा अभी तक जो स्थिति उसमें थोड़ा सा भारी दिख रहा है। ठीक है, बीजेपी का पलड़ा आपको भारी लग रहा है। अब हम अभय नारायण जी का रुख करते हैं। अभय नारायण जी, चाहे आपकी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, एक बात को बहुत मजबूती के साथ उठाया गया है
कि जो प्रोग्राम योगी आदित्यनाथ की सरकार में चले थे उसे जनता ने नकार दिया है। फिर आप लोग बेरोजगारी का आपने मुद्दा उठाया, महंगाई का मुद्दा उठाया। इन दो मुद्दों पर सपा और कांग्रेस जनता के बीच में गई। तो लगता है आपको कि एक तो ठीक है, आप लोगों ने जो एंटी इनकम्बेंसी बताई है चुनावी मैदान में वो, और प्लस ये दो मुद्दे, ये तीनों चीज मिलकर फिर इसका वोट परसेंट आपको मिलेगा एक बढ़ा हुआ, जो आप लोग मान के चल रहे हैं। ये मैंने शुरू में ही कहा कि कांग्रेस मैदानी लड़ाई में पूरी तरह से यूपी में इस बार है। अच्छा। इससे पहले के दो चुनाव में हमारा समझौता हो जाता था। हाँ। समाजवादी से हुआ, फिर बसपा से हुआ था। लेकिन इस बार हम 403 सीटों पर प्रियंका जी के नेतृत्व में और भूपेश बघेल जी के छत्तीसगढ़ के कार्यों को लेकर, छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा को लेकर, छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि को लेकर हम वहाँ थे, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री को करनी पड़ी। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट ये बता रहा है कि मोदी जी को अपने संसदीय क्षेत्र में 3 दिन रहना पड़ा। 3 दिन बनारस में बैठे रहे वो। अच्छा। बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकते रहे 3 दिन तक। तो ये बता रहा है कि जो परिणाम है वो किस ओर जा रहा है, भाजपा की सरकार जा रही है। तो राय साहब मैं ये बात जरूर पूछूंगा, तो ये जो लास्ट में शक्ति प्रदर्शन बीजेपी ने किया है, तो ये क्या टर्निंग पॉइंट इसलिए भी मानते हैं आप लोग कि इसलिए करना पड़ रहा है कि आपकी लहर थोड़ी सी डाउन चल रही हो? तो आज 54 सीटों में जहां वोटिंग हो रही है पूर्वांचल में, वहां वैसे भी सपा और बसपा मौजूद थी, कांग्रेस मौजूद थी। भारतीय जनता पार्टी 2-3 जिलों तक सिमटी हुई थी, बनारस मिर्जापुर के आसपास उसका सिमटा हुआ था आधार। और कांग्रेस ने तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक शक्ति लगाया है। कांग्रेस बूथ पे कार्यकर्ताओं के साथ थी, कांग्रेस विधानसभा में थी। और जो रिजल्ट आएगा कि कांग्रेस के बिना कोई सरकार वहां नहीं बनेगी और भारतीय जनता पार्टी जा रही है। जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की सहभागिता से बनेगी, कांग्रेस की। लेकिन महंगाई को लेकर अपने कानून के खिलाफ और किसानों पे हो रहे केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा जिस तरह हमला किया गया, इनसे लेकर किसान, महिला और नौजवान, ये तीनों नाराज थे। और तीनों की नाराजगी दिखेगी 10 तारीख को, जब पेटी खुलेगी, रिजल्ट आएगा, तो तीनों की नाराजगी दिखेगी। और महिलाओं ने तो बड़ी संख्या में विपक्ष में वोट दिया है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि जब पेटी खुलेगी तो वो कांग्रेस के और सपा के पक्ष में नतीजे आएंगे। अब मैं प्रहलाद जी से जान लेता हूं। कुशवाहा साहब, राय जी का तो ये कहना है सीधे तौर पर कि आपने जो आखिरी में मोदी जी को और योगी जी को ये लगातार धुआंधार प्रचार करना पड़े, इसकी मुख्य वजह एंटी इनकम्बेंसी थी। देखिए, अब राय साहब जो बोल रहे हैं वो इतने घबराए हुए हैं कि अब वो उनको ये नहीं लगा, ये समझ नहीं आ रहा है कि अपनी पार्टी के विषय में क्या बोलें। पिछली बार तो 7 सीटें थी। मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा है कि ये 1-2 सीट भी पा रहे हैं कि डबल जीरो की ओर बढ़ रहे हैं। इनके नेता कौन है? सबसे पहले तो ये तय कर लें कि इनके राष्ट्रीय स्तर से लगा के उत्तर प्रदेश के अंदर इनके नेता कौन है। इनके सारे नेता छोड़ के भग गए पार्टी। इनका चुनाव लड़ने के लिए मैं खुद उत्तर प्रदेश चुनाव में था, और उत्तर प्रदेश चुनाव में मैंने इनके कई प्रत्याशियों के साथ देखा, 3-4 लोग इनके प्रत्याशियों के साथ लोग चल रहे थे। इनके पास प्रत्याशियों के पास चलने के लिए लोग नहीं थे। ये अपनी पार्टी का पहले बताएं कि कितनी सीटें जीत रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये डबल जीरो की ओर बढ़ रहे हैं। इनका कांग्रेस पार्टी का वजूद पूरे देश से सिर्फ इसीलिए खत्म हो गया, जैसे उन्होंने कहा ना कि अभी राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं सभा की। अभी कहा कि मोदी जी बनारस में 3 दिन रुके, उनका लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, अपनी जनता के बीच में जाते हैं, जनता से उनको स्नेह मिलता है। लेकिन राहुल गांधी जी क्यों राहुल गांधी जी सिर्फ बनारस ही आते हैं। इन लोगों को भाजपा का फोबिया हो गया है कांग्रेस पार्टी को, इनको समझ में नहीं आता है। क्योंकि भैया जनता के बीच में आप काम करोगे तो रहोगे। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को कहते हैं मैं भी कार्यकर्ता हूं, अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, इसलिए कि वो प्रधान सेवक हैं, वो कार्यकर्ता हैं और जनता के लिए चिंता करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी जैसा सशक्त नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर था और वो रहेगा, और बड़ी अच्छे अंकों के साथ रहने वाला है। पिछली बार से ज्यादा अंकों के साथ 325 सीटों की से ज्यादा संख्या पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है।
आपने भी अपनी बात रख दी है। शुक्ल जी का रुख करते हैं। सर, क्या आपको भी लगता है कि इस बार जो चाहे मेजोरिटी की बात हो रही हो, हालांकि पार्टी वाइज एक अलग ऐलान होता है, हर पार्टी अपने पक्ष में और तरह तरह से बातें तो करती है निश्चित तौर पर, और उनका ये दायित्व भी है। बहरहाल इस बार के सर फाइनल अगर हम, हालांकि 3 दिन से कम का समय बचा हुआ है नतीजों से पहले, और फाइनल कॉल समझाना बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल एक फाइनल कॉल आपकी सर। जी देखिए, एक बड़ा फैक्टर मोदी जी तो रहेंगे, क्योंकि मोदी के वरक्स या मोदी के मुकाबले कोई विकल्प पब्लिक के सामने नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी जी तो बड़े प्लस हैं, लेकिन योगी को लेके बड़े संकोच हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही, क्योंकि योगी जी ने खुद ही कुछ ऐसी स्थितियां पैदा कर दी जिससे एक जातीय आक्रोश के उभार के रूप में सामने आया, खासतौर से ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही पूर्वांचल में बहुत प्रभावी हैसियत रखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और गुर्जर और मुसलमान की ये बड़े प्रभावी रखते हैं। तो ये जो जातीय उभार, जिस दिन पर्चा भरा योगी जी ने, उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय के घर में जन्मा हूँ जहाँ भगवान राम जन्मे थे, और पूरा उत्तर, ये गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, पूरे आसपास का जो इलाका है वो ब्राह्मण और ठाकुर दो ध्रुवों के बीच में हमेशा से चलता रहा है, चाहे अपराध में गैंगवार हो या राजनीति का वार हो। तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो इधर बनारस को भी प्रभावित करता है, इधर पूरे पूर्वांचल को भी प्रभावित करता है। ये एक बड़ा फैक्टर उभर के इस चुनाव में आया है, जो सामाजिक समरसता को निकट भविष्य में तोड़ेगा। लेकिन विकल्प नहीं है। जब लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी पिटती है, हारती है, तो इसका असर मोदी जी के अगले चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन मोदी जी को वो देश के एक सशक्त नेता और प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो ये एक डिलेमा उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जो मोदी को तो चाहते हैं, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं है जो योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में है। और संभवतः इसीलिए योगी को लेके पहले प्रचारित था कि ये मथुरा से या अयोध्या से लड़ेंगे या डुअल सीट लड़ेंगे, तो वो उनको वापस गोरखपुर जाना पड़ा, और गोरखपुर में उनका मुकाबला एक घरेलू महिला से है, और जिसके पति का राजनीति में, जो भारतीय जनता पार्टी में से पहले साजिशन बाहर आ गए, तो वो एक बड़ी सिंपैथी वेव उनके साथ जुड़ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री का एक बड़ा औरा होता है, एक बड़ी महिमा होती है। तो योगी जी के लिए चुनाव जीतना उतना कठिन नहीं होगा। लेकिन योगी जी की वजह से एक वेव चल जाए या योगी जी के ही नाम से उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाए, ऐसा नहीं होगा निश्चित तौर पे। अब उसमें देखना ये है कि मोदी का ये फैक्टर, और अभी 3 चरण में तो यूक्रेन का फैक्टर था। तो यूक्रेन में जैसे वैश्विक भूमिका मोदी की हुई, वो थोड़ा गर्वान्वित करने वाली है, जिस तरीके से रेस्क्यू कर रहे हैं, यूक्रेन से बच्चों को ला रहे हैं। तो और जिस तरीके से उनकी विश्व राजनीति में चर्चा हो रही है, ये पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे वाले सभी सामान्य वर्ग के लोगों में सभी गर्वान्वित करने का विषय। जी बिल्कुल बिल्कुल सभी ये जो फैक्टर है मोदी की छवि का, वैश्विक नेता की, एक तो भरोसेमंद नेता की, और उनके विकल्प में किसी के न होने, इसका फैक्टर 10 तारीख को कितना देखने को मिलता है? बिल्कुल सही कहा। एक फाइनल कॉल कौशल स्वर्णवेर जी आपकी। जी निश्चित तौर पे 10 तारीख को परिणाम जो आएंगे उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, और अभी एक आध घंटे बाद आप सबके चैनलों में एग्जिट पोल भी शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल एग्जिट पोल के इशारा क्या कहता है इसके बाद, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों तक हम तो इंतजार करना होगा कि 10 तारीख को आखिर किसका पलड़ा भारी नजर आएगा। बिल्कुल 10 तारीख को किसका पलड़ा भारी होगा, इसके लिए इंतजार हमें करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे अंतिम चरण और रण की, क्योंकि अब से कुछ ही देर में मतदान समाप्त हो जाएगा। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा, और 10 मार्च को जब मतपेटियां खुलेंगी, नतीजे आएंगे,
तो पता चलेगा कि होली कौन मनाएगा होली से पहले। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।